नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों मित्रों, आज हम ये जो चर्चा करने यहाँ पे चल रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद इस टाइम पे चल रहा है वो भी चरम पे चल रहा है। इसी पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। इसमें हम 5 पॉइंट पर मात्र चर्चा करेंगे और ये 5 पॉइंट अगर आप देख लेते हैं पूरा वीडियो तो इसके बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में ये जो विवाद है योग्यता अयोग्यता से संबंधित है या कानूनी पेंच है। दूसरी चीज, यहां पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसका क्या हल हो सकता है, क्या वास्तव में बीएड के पक्ष में है या बीटीसी के पक्ष में आएगा फैसला। ये जो भी है ये चीजें अब आगे गवर्नमेंट को करना है, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पूरा वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले साथियों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्ञानालय चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते हैं। मित्रों, अगर आप बीटीसी किए हैं या बीएड किए हैं, दोनों में से कोई भी किए हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन मैं यहां पर जो बातें तथ्य के रूप में सामने आ रही हैं बीएड के द्वारा, जो बीटीसी के द्वारा कही जा रही हैं, उन्हीं पर मैं चर्चा करने चल रहा हूं। ये चर्चा जो मैं करने चल रहा हूं, हो सकता है बीएड के हो तो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपसे अगर इस तरह से कोई प्रश्न करता तो आपका जवाब क्या होगा। अगर आप बीटीसी से हैं तो भी आप देखिए वीडियो, ताकि आप भी रियल में क्या होना चाहिए वो भी आप निष्पक्ष रूप से आप सोच सकें और कह सकें कि हाँ वास्तव में ये न्याय हुआ या अन्याय हुआ या क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो यहाँ पे साथियों ये जो पहले हम चर्चा करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह फैसला हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वह फैसला हर किसी को स्वीकार करना चाहिए और हम भी स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करें उसको। ये जो भी फैसला आया है उसका सम्मान हर किसी को करना एक उसका कर्तव्य है। लेकिन साथियों इस फैसले को जब दिया गया तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तथ्य जो आए सामने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और जो कानूनी दाव पेच रहे, उन सभी को देखने और सुनने के बाद ही कोर्ट ने फैसला किया। कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वह कानून और साक्ष्य दोनों से बंधा हुआ होता है, उस आधार पर वह फैसला देता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो साक्ष्य आए उसमें बीटीसी का पक्ष मजबूत दिखा, इसलिए बीटीसी के पक्ष में यह फैसला गया। बीटीसी के पक्ष में यह फैसला देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा कि ये जो अपना राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बच्चों के क्वालिटेटिव एजुकेशन के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव एजुकेशन अगर बच्चों की बात की जाए प्राइमरी में, तो प्राइमरी का जो एजुकेशन होता है उसके लिए प्रशिक्षण जो होता है वो बीटीसी या डीएलएड वालों को ही मिला हुआ होता है, इसलिए वह ही ज़्यादा योग्य हैं इसके लिए। तो इसलिए प्राइमरी में केवल वही एलिजिबल हैं। बात सही है कि उनको ही प्रशिक्षण मिलता है, उनको ही कहा जाता है, उनको ही पूरी तरह से सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन अब यहीं पे एक प्रश्न आता है बीएड वालों की तरफ से कि बीटीसी वालों को पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है, बीटीसी वालों को पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये प्रश्न आता है कि इसका उत्तर आता है कि बीएड और एमएड वाले ही इनको पढ़ाते हैं। तो जब बीएड और एमएड वाले बीटीसी यानी कि प्राइमरी के मास्टर जी को पढ़ा सकते हैं कि कैसे आप जाइएगा प्राइमरी में पढ़ाइएगा, तो वही बीएड एमएड वाला क्यों नहीं प्राइमरी में पढ़ा सकता, प्राइमरी के उस बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकता। ये पहला पॉइंट बनता है बीएड वालों का। दूसरा अगर बात करें, बीटीसी वालों का कहना है कि इनको जो बीएड में पढ़ाया जाता है पेडागोजी, वह छोटे बच्चों प्राइमरी वालों का पेडागोजी नहीं पढ़ाया जाता। ये बात पूरी तरह से सही है कि वो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इनको पेडागोजी और जूनियर का या आप कहें आगे का जो होता है एंड्रागोगी और इसके बाद ह्यूटागोगी, ये पढ़ते हैं बीएड वाले। पेडागोजी, एंड्रागोगी और ह्यूटागोजी। हो सकता है कि आप एंड्रागोगी और जो है ह्यूटागोगी ना समझ पा रहे हो, तो इसमें पेडागोगी जो होता है, पेडागोगी के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए पेडागोगी। इसके बाद 18 से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, तो ये हो जाता है आपका एंड्रागोगी, एडल्ट के लिए हो जाता है। इसके बाद ह्यूटागोगी आता है जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए।
तो इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पर जो बात इनकी ये होती है कि इनको प्राइमरी का जो पढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर यह कैसे हो सकते हैं। प्राइमरी का जो है सिलेबस बीएड में नहीं है, ये बात सही है, लेकिन साथियों यह भी बात सही है कि प्राइमरी में जब कोई फॉर्म निकलेगा तो उसके लिए वही व्यक्ति एलिजिबल होगा जो टेट सीटेट क्वालिफाई होगा, और टेट सीटेट वही क्वालिफाई कर सकता है जब वह प्राइमरी वाला पेडागॉजी पढ़ करके उसको क्वालिफाई किया हो। यानी कि यहां पर बीएड वाला भी प्राइमरी वाला जो वहां पर पेडागॉजी है वह पढ़ रहा है टेट सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वह पढ़ा ही नहीं। बातें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है कि बीएड वाले अगर अयोग्य हैं, बीएड वालों का पक्ष है कि अगर हम लोग अयोग्य हैं तो इस पर क्या, अगर जो है बीएड शामिल किया जाता है किसी वैकेंसी में तो उसका कट ऑफ क्यों हाई चला जाता है। बीएड वाले अगर अयोग्य हैं तो उसका, उनको जो है उनका लेवल नहीं जाना चाहिए उतना हाई कट ऑफ का, तो उतना हाई क्यों चला जाता है, ये हो गया। और दूसरा, अगर से उनको नहीं शामिल किया जाता है तो सीटें खाली क्यों चली जाती हैं, उतने लोग मिल नहीं पाते हैं। अगर वहां पे कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए कि पासिंग मार्क इतना कम से कम पाना अनिवार्य है, इसके बाद ही कोई क्वालिफाई कर पाएगा, तो वह कट ऑफ जो वो पासिंग मार्क है उतने भी नहीं पा पाते हैं जितने की सीटें होती हैं, सीटें अंततः खाली चली जाती हैं। तो इससे बीटीसी वालों को जो एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास अगर ज़्यादा कंपटीशन हो जाए तो हमारी सीटें जाएंगी, तो यहाँ पर ये भी तो बातें हैं कि जब नहीं है तो सीटें भी तो खाली चली जा रही हैं। अगर सीटें खाली चली जा रही हैं तो उससे अच्छा तो बीएड वाले ही ले लें। बात बीएड वालों की है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है और आखिरी है कि बीएड वालों के पास विकल्प बहुत हैं। बीटीसी वालों का कहना है कि बीएड वालों के पास विकल्प बहुत हैं और बीटीसी वालों के लिए मात्र एक विकल्प है प्राइमरी और जूनियर, प्राइमरी और जूनियर। लेकिन बीएड वालों का कहना है कि ये प्राइमरी में भी डाल सकते हैं, जूनियर में भी डाल सकते हैं। हम अगर डालें तो जूनियर में डाल सकते हैं, टीजीटी में डाल सकते हैं, दोनों लोग दो जगह पे डाल सकते हैं, बराबर बात है। बात आती है पीजीटी की कि हम पीजीटी में भी डाल सकते हैं, तो पीजीटी में उनको भी रोका नहीं गया है। अगर वो बीटीसी करके अगर एमए किए हुए मास्टर डिग्री लिए हैं तो वो भी पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यूपी में बहरहाल बीएड लागू नहीं है। दूसरी चीज, अगर बीएड किया है कोई तो भी वही फॉर्म फिल कर सकता है पीजीटी का, अगर पीजी किया है तो पीजीटी के लिए बीएड या बीटीसी का होना कोई मायने नहीं रख रहा है यहाँ पर अभी तक। जो अगर बीटीसी किया है तो भी वो भी एलिजिबल है अगर एमए किया है तो यहाँ पे वो बातें आ जा रही हैं। अब यहीं पे बात आती है जो है वैकेंसी की सीटों की। आप कह रहे हैं कि आप कई जगह पे एलिजिबल हैं, जबकि उनका कहना है कि जहां पे हम एलिजिबल हैं वहां पे सीटें ही कम आ रही हैं। आप उदाहरण देख लीजिए कि अभी जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें कितनी सीटें हैं, 5000 7000, इससे ज्यादा आई नहीं रही। 5000 में कुछ 4600 के लगभग आसपास टीजीटी में वैकेंसी आ रही, तो उस टीजीटी में कितनी सीटें उस सब्जेक्ट विशेष में है, कहीं 200, कहीं 300, 500 तो हमें नहीं दिखा कहीं पे बहरहाल। तो इस तरह से सीटें आ रही हैं, तो उस सीट पर इतने लोगों का फाइट कितना जायज होगा कितना नाजायज होगा वो आप बीटीसी भाई बहन समझ सकते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं उस नोटिस पर जिस नोटिस की वजह से बीएड और बीटीसी में ये लड़ाई स्टार्ट होती है। बात आती है यहाँ पे 28 जून 2018 की। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने नोटिस जारी किया कि अब प्राइमरी में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए ज्वाइनिंग के बाद उनको 2 साल के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसकी जो अवधि होगी 6 माह की होगी। यानी कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करके बीएड वाला भी प्राइमरी में एलिजिबल हो गया। अब 2018 की बात है। बाद में वैकेंसी आती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 69,000 की 69,000 की वैकेंसी जब आती है तो वो क्लियर होती है 2020 में दिसंबर 2020 में वह क्लियर होती है, उसमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। दिसंबर 2020 में ज्वाइनिंग लेने के बाद 22 तक उसका कोई भी किसी भी प्रकार से जब ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाता है तो उसके जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित होते हैं और हाई कोर्ट का रुख करते हैं। हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में वो याचिका दायर करते हैं कि हम एक ब्रिज कोर्स के तहत यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि अभी करवाया नहीं जा रहा, 2 साल के ही अंदर करना है। अगर से मान लीजिए गवर्नमेंट ये नहीं करवाती है, बाद में किसी तरह से कोई विवाद होता है तो हमको बाहर ना किया जाए, या हम पर जो होगा तो उसके लिए हमें जिम्मेदार ना माना जाए।
तो इस पर हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती है और विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है ये ब्रिज कोर्स। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद की स्थिति की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसमें से बीएड को बाहर कर दिया गया। अब वो जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो और ज्यादा चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक जो बेरोजगार हैं वो तो बेरोजगार हैं, वो सेलेक्ट होकर के एक तरह से अपने स्थिरता ला चुके हैं लाइफ में। अब उनका किसी तरह से उथल पुथल होता है तो वो चिंतित हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि हम ब्रिज कोर्स भी नहीं किए हैं, जिस कोर्स के तहत हम बीएड में इसमें जो है प्राइमरी में शामिल हुए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसी के चिंतित जो है बीएड डिग्री धारक है, जो प्राइमरी में टीचर हैं, उनका नाम है अनुराग पांडे। अनुराग पांडे जी ने हाई कोर्ट लखनऊ में एक कैविएट याचिका दायर की। कैविएट याचिका क्या होती है इस पर अभी हम आगे बताते हैं। दायर की और हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि यदि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित याचिका कोई दायर की जाती है तो उसमें हमारा भी पक्ष सुना जाए। कैविएट याचिका ये होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से विवाद है और आपको लग रहा है कि ये कोर्ट का रुख कर सकता है, तो आप पहले ही वहां पर जा करके इस तरह से याचिका दायर कर सकते हैं कि अगर वो आते हैं इस तरह से कुछ वो कहते हैं तो हमारा भी पक्ष सुना जाए। तो यही हुआ कैविएट याचिका, एक तरह से आप सतर्कता के तौर पे कर सकते हैं याचिका। तो ये हो गया, कैविएट याचिका भी पढ़ चुकी है। अब ये कैविएट याचिका जो पढ़ी, इस याचिका के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अब हर जिले से डाटा मंगवाया है कि कितने आपके यहाँ पे बीएड डिग्री धारक प्राइमरी में हैं। अब वो चिंतित हैं कि कहीं हमको निकाल ना दिया जाए। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो निकालने के लिए डाटा मंगवा रही है या उनको ब्रिज कोर्स करवाने के लिए मंगवा रही है, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब बात ये आती है कि इसका हल क्या होना चाहिए। तो इसका हल एक ही है, जो 69,000 या जो भी पहले से नियुक्त हो चुके हैं उनका तत्काल प्रभाव से जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाए ताकि वो सुरक्षित हो सके। आगे बीएड वालों को अगर शामिल करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पूरे भारत पे लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केवल संसद ही कर सकती है और कोई राज्य नहीं। तो केंद्र सरकार इस पर बिल ले आए और उसके तहत चाहे बीएड वालों को 6 माह का, चाहे साल भर का ब्रिज कोर्स, चाहे जो कुछ भी प्रावधान होता है उस प्रावधान के तहत इसमें शामिल करे। अदरवाइज अब यह अभी तत्काल की अवस्था में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की किसी भी परिस्थिति के हिसाब से ये नहीं दिख रहा है कि बीएड वालों को बीटीसी के समक्ष रख करके अब प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। जब तक अब गवर्नमेंट नहीं हस्तक्षेप करती है तब तक अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो अब यहां पे आप खुद बताइएगा कि क्या बीएड वाले वास्तव में अयोग्य हैं? अगर से उसके टीचर को पढ़ा सकते हैं तो उसके बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? अगर से इतने अयोग्य हैं तो उनकी मेरिट क्यों हाई चली जा रही है? अगर से बीटीसी वाले इतना योग्य हैं तो उनका कट ऑफ क्यों जो है सीटें क्यों खाली चली जा रही हैं? इन सारी बातों का अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले किसी भी तरह से अयोग्य की जो बात किया जाए तो उस तरह से अयोग्य नहीं है कि वो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। अगर उनको ब्रिज कोर्स दे दिया जाए, ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए और इसके अलावा जो कुछ भी वो पढ़ करके जा रहे हैं, क्वालिफाई करके जा रहे हैं टेट, तो हमें नहीं लगता कि वो वहाँ पे कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, रिपोर्टें भी जब से वो बीएड वाले गए हैं तो कई रिपोर्टें आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि जब से बीएड वाले आए हैं तब से प्राइमरी का स्तर जो है काफ़ी सुधरा हुआ है, नामांकन भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पसंद आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों तक इन बातों को पहुंचाने के लिए मेरा सहयोग करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।